नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हो गया हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको आगे एग्जाम देना है सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे MTS सीरीज टुडे एग्जाम के नाम रहा है भाई। टुडे एग्जाम हमेशा आपको हर शिफ्ट में 20+ क्वेश्चन मिला के दिया है। ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये जो बच्चे आपके सामने ये व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीन काटा हुआ है जिन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये सब बच्चे जब क्वेश्चन कमेंट करेंगे वीडियो में तो आप भी पूछ सकते हैं। देखिए 11:32 में मैंने इसे कट किया है और अभी हमारे हिसाब से समय हो रहा है 11:40। ठीक है, तो जो जो भी क्वेश्चन दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस करीब में आपका अमन कुमार है, अफसाना है, देवाशीष है, आशीष कुमार है। इन बंधु का जो है नाम नहीं है तो इन्होंने भी क्वेश्चन भेजा था। इसके अलावा सरिकारा है, पूजा है, शुभम है, शुभम, इस प्रकार से दीपक है। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन दिए हैं तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक बच्चे अफसाना है जिन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं कि GK में 22 से जो है हमने किया है ना। इंग्लिश का जो है आप अगर इंग्लिश किसी प्रकार की टीचर चाह रहे हैं मेरे जैसा, मैं तो कोई टीचर हूँ ही नहीं एक्चुअली, है ना, मैं तो आपके जैसा ही हूँ। अगर अंग्रेजी आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टीचर है यूट्यूब के ऊपर। भले सर के व्यू बहुत कम आते हैं लेकिन सर एक अच्छे व्यक्तित्व पर्सन है ना। आपको उनका बात जो है सुनना चाहिए, है ना। द बेस्ट टीचर, इंग्लिश का बेस्ट टीचर, नाम ही इनका चैनल का ही नाम है, द इंग्लिश बेस्ट टीचर अजय कुमार, है ना। दिल्ली मुखर्जी नगर से सर पढ़ाते हैं। व्यू बहुत कम रहते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं इनका वीडियो, लेकिन जो निरंतर देखेंगे हमको लगता है वो अंग्रेजी में अच्छे कर पाएंगे। पेड भी चलाते हैं सर और फ्री भी चलाते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, वेटिंग फॉर वीजा किसकी प्रमुख पुस्तक है। वैसे अंग्रेजी में अगर आपको तैयारी करना है तो जनरली आप अगर ठान ले कि हमें तैयारी करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अच्छे खासे जो है स्कोर कर सकते हैं, CGL लेवल तक भी। अगर आपने पिछले 5 साल के अच्छे से अंग्रेजी की प्रीवियस ईयर कर लिया, एक ब्लैक बुक नामक किताब आता है, इनका आपने वोकैब कर लिया, और एक नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आता है, उनको अगर आपने देख लिया तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। तो मैडम आप देख लीजिएगा, इतना जो मैंने किताब वगैरह बताया वो सब में से आप कर सकते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा था, वेटिंग फॉर वीजा किसकी प्रमुख पुस्तक है। तो वेटिंग फॉर वीजा जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब का है, और मैंने इस क्वेश्चन में जो है आपको बहुत जोर से बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल छपेगी, क्योंकि ये आपको याद होगा GD 2022 में ये किताब ने कम से कम 13 बार एग्जाम में दस्तक दिया। ठीक है भाई, तो वेटिंग फॉर वीजा आज आ गया, है ना। मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ही चलाया गया था, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा भारत के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 जो लंदन में हुए थे RMJ मैकडोनाल्ड के समय, तो इसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने ही भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक संविधान का शिल्पकार या संविधान निर्माता कहा जाता है। महात्मा गांधी के साथ 1932 में पूना पैक्ट किए थे। तो ये कुछ थे आपके भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़े हुए जानकारी, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा छौ नृत्य किस राज्य में नहीं किया जाता है, मैंने आपको बताया है, जगह सहित बताया है भाई। सरायकेला का छौ झारखंड, पुरुलिया का छौ है ना पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज का छौ आपका ओडिशा। इन तीनों के अलावा MP स्टेट दिया गया था, जो MP राइट आंसर हो जाएगा। MP में छौ नृत्य का जो है ना, मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है कि MP का ये नृत्य है। वैसे करने को तो मैं महाराष्ट्र में भी छौ कर लूं, है ना, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होते ना भाई। वो बोलते हैं ना कि दिवाली में आप होली खेलोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, तो नृत्य तो कहीं भी हो सकता है लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं इस स्टेट को, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो सकता है। छौ नृत्य जो है 3 रूप से होती है, 3 स्टेट में बता दिया नाम के साथ, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। छौ नृत्य में भारत को जो है इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है कितने हैं तो आपको बताना है जी 8 है। ये 8 कौन है, एक सांस में बोलना है, मोहिनीअट्टम, कथकली, है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी, है ना, इस प्रकार से। ठीक है भाई। इसके अलावा
साधारणतः छौ में मुखौटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मयूरभंज का छौ है जो आपके ओडिशा में होंगे ना, तो यहाँ पे मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता। इस प्रकार का मुखौटा होता है, तो इस मुखौटा का इस्तेमाल जो है आपका जो है मयूरभंज का छौ होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा एक मुखौटा का बात आया तो मुखौटा से और समझ लीजिए, एक मुखौटा नृत्य होती है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, इसे युद्ध नृत्य का संज्ञा भी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेरी मार्शल और के रॉबिन ने किस बैक्टीरिया की खोज की जो माउथ अल्सर के लिए, जो मुंह में छाला पड़ जाता है और आप भोजन करेंगे तो आपका भोजन जो है तीखा नहीं भी होगा फिर भी आपको तीखा लगेगा, है ना, क्योंकि छाले होते हैं मुंह में, जिसे माउथ अल्सर कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मानव के पेट में भी रह सकते हैं, तो इसकी खोज बेरी मार्शल ने किया था। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जामिनर ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल में। तो ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम होता है, पाइलोरी, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम होता है, जो आपके माउथ अल्सर का कारण बनता है। गांव घर में भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं और अगर आपको नित्य क्रिया करने में अगर जो टाइम है उसमें भी अगर आपको देरी हो जाता है तो मुंह में छाले आ जाते हैं। तो ये जो छाला आता है इसके लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेवार है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है भाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये बैक्टीरिया है, इनका खोज कौन किए थे, तो हैंसन नामक किए थे। ये किसके लिए जिम्मेवार है, कौन से रोग होते हैं इससे, तो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग आपने जानते ही होंगे, ये लॉन्ग टर्म की बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, कुष्ठ रोग। इसके खोज हैंसन ने किया था, इसीलिए इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा कोलिस्ट्रीडियम टेटनी, ये क्या होता है, कोलिस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया की नाम है, इससे टेटनस नामक बीमारी होती है। जब कोई लोहे की वस्तु या फिर रस्ट वाला वस्तु जो है आपके ब्लड में समा जाता है तो जो है टेटनस नामक बीमारी हो जाती है, जो कोलिस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होती है। और टेटनस बीमारी जब आगे बढ़ जाता है तो इसे लॉकजा भी कहते हैं। इसके अलावा सल्मोनेला टाइफी, ये क्या होती है भाई, टाइफाइड नामक बीमारी होती है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। इसके अलावा अगर आप विषाणु में आएंगे तो इन्फ्लुएंजा, चेचक, हेपेटाइटिस, है ना, छोटी माता, है ना, चिकन पॉक्स, है ना, जॉन्डिस, ये सब किसकी बीमारी भाई, ये सब विषाणु की बीमारी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे महामारी कौन सा, एड्स, है ना भाई। इसके अलावा सैफ 2021 भारत ने किस देश को हराया, चार चीज हमेशा रिपीट कर रहा हूं 4 दिनों से, और यही चारों में से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये काला जवान भी नहीं, कभी कभी अच्छा बात भी बोल देते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो है आपका सैफ जो है आपका 2021, ये आपका सबसे पहले बेंगलुरु में हुआ, जो कुवैत को हराया है कौन, भारत ने। और ये भारत की 9वीं टाइटल थी, ये भी बता दिया। आने वाले शिफ्ट में यहां से भी हो सकता है कि कौन से टाइटल था, एग्जामिनर का कोई भरोसा है जी। इसके अलावा एक मैंने बताया कि पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप और महिला जूनियर एशिया हॉकी, है ना, तो दोनों के विजेता भारत, दोनों अलग अलग ओमान और जापान में हुए, एक में कोरिया हारे, एक में पाकिस्तान हारे, ये बता दिया था। और यहां से आज फिर क्वेश्चन आए हैं, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो सैफ 2021 चैंपियनशिप हुआ ये बेंगलुरु में हुआ, विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा कौन सा भाई, जिसको हराएगा वही उप विजेता रहेगा भाई, कुवैत। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र, गोवा और भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, इसके विजेता आपका रहा था स्पेन, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 कहां हुआ, यही मैं अभी बात कर रहा था, तो ये आपका ओमान में हुआ था। विजेता कौन रहे, अपना भारत, उप विजेता कौन रहा, पाकू, है ना। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 विजेता कौन रहे, अपना भारत, और उप विजेता कौन रहे भैया, तो कोरिया, है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये मैच कहां पे हुआ था, जापान में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जापान के जो हिरोशिमा है वहां पे अभी अभी जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो आने वाले जो दिल्ली पुलिस है वहां पे ये क्वेश्चन सटीक रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा ये। इसके अलावा महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता बता ही दिए। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये कहां पे हुआ दादा, तो ये अर्जेंटीना में हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस मैच को पहले इंडोनेशिया में 2023 में कराए जाने की बात करी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी वेन्यू में चेंजेस किया गया और इंडोनेशिया के जगह अर्जेंटीना को सिलेक्ट किया गया। और अर्जेंटीना में यह मैच हुई अंडर 20 फीफा वाला, जिसमें विजेता आपका उरुग्वे रहा। उरुग्वे को आप जानते हैं ना, जो मेल वाला फीफा है, इनके प्रथम होल्डर जो मतलब विजेता है ये उरुग्वे ही है, और अभी अभी अंडर 20 भी जीत लिया
या उरुग्वे, है ना। इसके अलावा किसको हराया था उरुग्वे, तो इटली को हराया था। देखिए एक इंपॉर्टेंट और रहेगा दिल्ली पुलिस और CHSL और CGL मेंस के लिए, ये फीफा वर्ल्ड कप जो महिला वाला हुआ है 2023 में, सबसे पहले वेन्यू पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बताना है। कहां बताना है भाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बताना है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निर्मला पनिकर का संबंध आपसे पूछ लिया था। निर्मला पनिकर रिपीट किया गया क्वेश्चन है। निर्मला पनिकर वैसे तो भरतनाट्यम भी कर लेती है, लेकिन वही अभी मैंने बताया ना कि आप दिवाली में होली खेलोगे तो आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये तो कर तो लेती है, भरतनाट्यम भी सीखी थी, लेकिन जो फेमस महारत हासिल है ये आपका मोहिनीअट्टम में होगा। तो अगर ऑप्शन में मोहिनीअट्टम नहीं है तो भरतनाट्यम सही रहेगा, ठीक है भाई। तो मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर होगा अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। देखिए अकेला केरल जो है ये दो शास्त्रीय नृत्य लेके बैठे हैं, एगो कथकली और एगो मोहिनीअट्टम। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये केरल के पास दोनों नृत्य है, ठीक है। और आपका जो 8 गो में 2 गो केरले खा गया शास्त्रीय नृत्य, है ना। तो जो मोहिनीअट्टम है ना, ये इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, कोई पुरुष भाग नहीं लेती है। इसे जादू गोरनी का नृत्य कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो विष्णु है ना, इसमें मोहिनी स्वरूप आपने भी देखा होगा, जो भस्मासुर को माथे पे हाथ रखने के लिए कहते हैं कि भाई डांस तो ऐसे किया जाता है, भस्मासुर माथे पे हाथ रखा भस्म भ्रूम, है ना। तो इसी प्रकार से ये मोहिनी का जो है इसमें चित्रण किया जाता है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट का एंटोनिम पूछा है। देखिए डिस्टिंक्ट का एंटोनिम पूछा है। डिस्टिंक्ट आप लोग तो जानते ही होंगे, डिस्टिंक्ट भाई काफी है ना, व्याप्त होते हैं। इसके अलावा अलग भी होता है, पृथक भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट को, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मोपॉलिटन का OWS पूछा है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, जो सबके द्वारा पसंद किया जा सके, सर्वदेशीय हो जाएगा, है ना, सर्वदेशीय हो जाएगा, जो सबको पसंद करता हो, मतलब मेन जो भी आपका इस प्रकार का ऑप्शन मिलता जुलता होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, है ना। विश्वमित्रीय भी कहते हैं इसे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई, शहनाई से। शहनाई को कब 2021 में बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन सा अवार्ड, तो भारत रत्न, किसके साथ, लता मंगेशकर के साथ। और ये प्रश्न अलग से भी पूछा गया है कि लता मंगेशकर को कब मिला, ठीक है भाई। और बिस्मिल्लाह खां साहब कहां के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, डुमरांव के। इसके अलावा मंगल पांडे के जो इन्फेंट्री है वो किससे संबंधित था, मतलब किस नंबर के इन्फेंट्री था, कौन से नंबर के थे। देखिए आपके ऑप्शन में 57 दिया गया था, 34 दिया गया था, 35 दिया गया था और 21 दिया गया था शायद, ठीक है। एक ऑप्शन पता नहीं, 3 ऑप्शन बच्चे भेजे, अफसाना नाम है जिन बच्चे का, है ना। तो ये आपका 34वीं रेजिमेंट से थे आपके मंगल पांडे साहब। और एक दिन नहीं, जब भी मैंने 1857 के विद्रोह का बात किया तब भी मैं इस चीज को बताया, और मैं कारण परिणाम दोनों बताया, बायासराय बताया, कब युद्ध भड़का ये बताया, किस लिए हुआ था ये भी बताया। है मैं फिर से बताता हूं, मंगल पांडे की इन्फेंट्री जो थे ये 24वें रेजिमेंट से थे, है ना। 1857 के विद्रोह मंगल पांडे ने ही शुरू किया था। ऐसा नहीं कि मंगल पांडे ने ही शुरू किया था, शुरू करने तो बहुत सारे सामूहिक रूप से हुए थे, जो मार्च में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो आग भड़की ना, आग जो लपट लगी कि भाई एकदम जो है अब ये विद्रोह उफान पे आ गई, तो कब आया था भाई, तो ये 10 मई 1857 को आया था। कहां से, मेरठ से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, कैनिंग। बाद में यही क्या बना, बायासराय बना, भारत के बायासराय बना। जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके समय भी ये कैनिंग ही था, यानी कैनिंग जो आया ना तो उस समय जो है हमने बहुत बार साहस किया इनको खदेड़ने का। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के कारण क्या था भाई, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस जिसे दांत से खींचना होता था, जो मुख्य कारण बना आपका इस विद्रोह का, है ना। इसके अलावा इसके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम क्या हुए कि भाई अंग्रेज ने सोचा कि भाई ये इतनी ज्यादा, है ना, तादाद में विद्रोह किए हैं लोग, आगामी 1-2 बार और करेंगे तो हमारा तो सुपरा साफ हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनसे अपनी जो शासन व्यवस्था यानी भारत पर हुकूमत करने का जो पावर है ये ब्रिटिश क्राउन अपने अंतर्गत ले गया, और ब्रिटेन से हमारा जो है शासन व्यवस्था हम लोगों के ऊपर हैंडल होने लगा। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि राजगीर में जो धाम महोत्सव लगता है ये किस स्टेट से संबंधित है, यानी राजगीर महोत्सव मेला जो लगती है ये किस स्टेट से संबंधित है। स्टेट से स्पष्ट है भाई कि ये बिहार में है। और जो बच्चे अभी आपने देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शुभम नाम था शायद, है ना। तो ये जो है आपके बिहार, ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा है सर मैं राजगीर से ही हूँ, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो भाई आपकी लक, है ना। आपके घर से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। उसी प्रकार से एक अर्पित है, आप देखते होंगे टेलीग्राम पे, है ना, अर्पित गुप्ता, है ना, ये कानपुर के
हैं और एक दिन आपसे जो है भीतरगांव मंदिर पूछ दिया गया था। तो ऐसे होते हैं कभी कभी लक भाई। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु ने राजगीर में ही कराया था। इसके अलावा बिहार में और भी बहुत सारे बौद्ध से जुड़ा हुआ चीज है, जैसे बराबर की गुफा है ना, जैसे बराबर की गुफा है। इनके अलावा आपका जो है केसरिया स्तूप है, ये सब भी आपका बिहार में ही स्थित है। बिहार में आपका गोलघर है पटना में। बिहार में आपका बुद्धा पार्क है, सभी लोग गए होंगे है ना, बुद्धा पार्क है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं जनरली जाते हैं भाई, हंसने की कोई बात नहीं है, बुद्धा पार्क। इसके अलावा बिहार में आपका एक और है, ये क्या बोलते हैं, गोलघर बता दिया क्या, हाँ पत्थर की मस्जिद, ये पूछता है एग्जाम में, पत्थर की मस्जिद बिहार में है ना। इसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट को कुल कितना मेडल मिला, जो ऐसे करने या फिर इतने पदक पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकली है। तो इसमें 2 पदक मिले थे विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट जानते हैं ना, है ना भैया, विनेश फोगाट। आपने फोगाट के नाम से एक पिक्चर भी देखा होगा, देखिए कौन सा, वो वाला नैना वाला गीत है ना, आमिर खान वाला। आमिर खान का कौन सा पिक्चर है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें नैना वाला गीत है ना। तो उसमें जो है फोगाट को मतलब दूसरा फोगाट नाम रहता है लेकिन दर्शाया गया है। इसके अलावा विनेश फोगाट जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। आने वाले एग्जाम में रीड बनेगा, ये कौन है भाई, अंतिम पंघाल। देखिए वो अमित पंघाल भी है और वो अंतिम पंघाल भी है। तो अंतिम पंघाल मतलब लेडीज है, लड़की है, और अमित पंघाल मतलब जेंट्स है ना। इनका मैंने थोड़ा सा पढ़ा था बायोपिक। ये जो है अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं, इसीलिए इनका माता पिता ने इनका नाम अंतिम रखा है, लेकिन काम बड़ा फर्स्ट किया है। इसके अलावा राजघाट कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है राजघाट, है ना। ये आपका जो है महात्मा गांधी जी के जो है आपके समाधि है। इनके अलावा चैत्र भूमि, ये चैत्रा भूमि या चन्ना भूमि, ये कहाँ पे है, तो भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि है। ये आपका मुंबई में दादर जगह है, वहीं पर है। इसके अलावा महाप्रयाण घाट, ये कहाँ पे है, पटना में बांस घाट के पास महाप्रयाण घाट, बाबू राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोनल मानसिंह कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य कर लेती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको कई ऐसे नर्तकी के बारे में बताया जो एक से अधिक नृत्य कर लेती है। सोनल मानसिंह है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सब एक से अधिक नृत्य कर लेती है। हेमा मालिनी को भी रख लीजिएगा भाई, ये भी एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य जानती है, ठीक है। तो उसमें सोनल मानसिंह का आपका पूछा है, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी कर लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किस लिए, ये तो ओडिसी के लिए है, ठीक है। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो अपने आप में यानी नृत्यांगना में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने की जो है कीर्तिमान इन्होंने रची थी। इसके अलावा 2011 में जनगणना देश की कितनी थी, ये आपसे पूछा है, लगभग में दिया गया था। मैं आपको एग्जैक्ट ही बताता हूं, 1.21 अरब था, यानी 121 करोड़ के लगभग जो है हमारी जनगणना में जो है 2011 में हम लोग थे, ठीक है। अब तो हम 142 हो गए हैं। यह अंदाजा कौन लगाया है, तो यह अंदाजा हमारा यूएनओ लगाए हैं, यूएनओ, और इसी के साथ हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चलो कहीं तो छोड़ा पीछे ना। इसके अलावा पुरुष की जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 है ना, 62 करोड़ के समथिंग, 58 करोड़ के समथिंग महिला का है। यहाँ से तो अब नहीं पूछेगा कि पुरुष कितना है महिला कितना है, लेकिन एक चीज 2-3 चीज जरूर पूछेगा, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई, ये लिखे पे मत जाइएगा, है ना, ये थोड़ा किताब जो है लो लेवल का है तो अलग से लिखा गया। 17.64% आपका दशकीय वृद्धि है। सबसे कम दशकीय वृद्धि तो नागालैंड का रहा था, -0.6%। इसके अलावा साक्षरता दर 74.04%, मेल साक्षरता 82.14%, फीमेल साक्षरता 65.46%, है ना। फर्टिलिटी रेट अगर 2011 में पूछता है तो 2.4 के समीप जो ऑप्शन रहेगा वो मारिएगा। 2015 के अनुसार पूछता है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 2015 के अनुसार सीजीएल में पूछ चुका है, तो 2.2 मारिएगा। अभी के हिसाब से अगर फर्टिलिटी रेट पूछ दे तो 2.2 या 2.1 मारिएगा, है ना भाई। तो ये सब कुछ लॉजिकली बातें हैं जो आपको बताना है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व तो 382 है ना, और सेक्स रेशियो 943 है ना। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका सेक्स रेशियो है 949 है, और शहरी क्षेत्र में जो सेक्स रेशियो है 929 है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं हमारे मेरे भाई मेरे बंधु, इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश, और
सबसे कम सिक्किम में है। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता पोस्ट के लिए जो चुनाव हुआ था, महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़े किए थे। अगर कल हो गए कोई एग्जाम में आपसे पूछे कि पट्टाभी सीतारामैया को है ना कैंडिडेट बनाने में किसका योगदान था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी का। ठीक है भाई, तो महात्मा गांधी ने इन्हें खड़ा किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो भाई 2 आदमी रहते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, कितने आदमी जनरली खड़ा, 2 आदमी। तो वैसे ही तो है ना, तो आपका जो है पट्टाभी सीतारामैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जो है आपका 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता पोस्ट के लिए चुनाव जीते थे। सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से निकलकर कौन सा अपना दल बनाए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास साहब। चित्तरंजन दास साहब एक है, और एक आपका चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु किसे कहते हैं, CF एंड्रयूज। दोनों को ध्यान रखेंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन जब 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने, तब। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है भाई, अरुंधति राय है। कितनी दफा बताए, कई दफा बताए, है ना। इसके अलावा अरुंधति राय की अन्य पुस्तक में आएंगे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, VVI करके रखेंगे इसको, वार टॉक, है ना, वार टॉक। इसके लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, अभी ऊपर ही जिक्र कर लिया। फिर भी संगीत के क्षेत्र में किसे किसे भारत रत्न मिला है, 1998 में आप M सुब्बालक्ष्मी मैडम कर्नाटक संगीत के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 99 में, है ना, सारंग सितार के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी 2009, है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। 2019 भूपेन हजारिका साहब। भूपेन हजारिका साहब वर्सटाइल हैं, गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत सारे चीज है, संगीतकार भी, गीतकार भी। इसके अलावा मैक्रो फाइनेंस से एक प्रश्न आया है। अब मैक्रो फाइनेंस से प्रश्न क्या है क्लियर नहीं है, लेकिन मैक्रो फाइनेंस कंपनी कम आय वाले परिवार को वित्तीय लाभ यानी लोन देते हैं। मैक्रो फाइनेंस कंपनी RBI के अंडर रह के काम करते हैं। मैक्रो फाइनेंस कंपनी की पहली बार पेशकश मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के एक मतलब जाने माने हस्ती है, जिन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंड भी किया था, मतलब फाउंडर भी है ना, इन्होंने जो है पेशकश दिए थे इस पे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है कि संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 29 पूछे गए। दोनों बच्चे की बात सुन लेता हूं मैंने, है ना। तो भाई जो संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी गई है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 29-30 में करी गई है। इससे क्या होती है कि जो मतलब समाज में कमजोर वर्ग है ना, SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो उनकी जो कल्चर है, उनको जो मतलब आगे बढ़ना, उसमें कोई रुकावट न हो। यानी इसमें जो है ना मतलब SC ST के हित से संबंधित जो है इस चीज को दिया गया है 29 और 30 में। तो डिपेंड करता है कि आपके लैंग्वेज क्या थे और क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या थे, तो ये क्वेश्चन लगभग क्लियर नहीं है। इसके अलावा आर्म्स एंड लेंथ, एट आर्म्स लेंथ होता है ना। तो आर्म्स एंड लेंथ फिर से पूछा है, तो ये क्या होता है भाई, परहेज करना है, परहेज करना होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो भाई केरल में आती है सबसे पहले मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा का पाठ अरब सागर से, 40% बंगाल की खाड़ी से। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिंदा मेघालय में जगह है। मेघालय में 3 पहाड़ी गारो खासी जयंती है, इसके कारण ज्यादा वर्षा होती है। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ये आपका पश्चिम उत्तर भारत में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से निकलती है, भूमध्य सागर से निकलती है। भूमध्य सागर किसका भाग है भाई, अटलांटिक महासागर का भाग है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है भाई, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर कहां है भाई, मिस्र में है। सुएज नहर कब बनी थी, 1869 में बनी थी। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कौन करवाए थे, कर्नल नासिर करवाए थे सुएज नहर, है ना। तो भाई ये सब जो है इसी फ्लो में निकलना होगा, तभी काम बनेगी, है ना, इसी फ्लो में। और कब निकलती है, जब पूरे मन से पढ़ते हैं तब। इसके अलावा कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई। अब 1 लाख दिन बताए भाई, कोरबा कहां है ना, कद्रमुख कहां है, पालीताना कहां है, मलाज खंड कहां है, जादूगोरा कहां है, ये सब कोई पूछने की बात है जी। तो कोरबा कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है भाई कोरबा। मलाज खंड ये कहां पे है, तांबा की खनन होती है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा खेतरी कहां पे भाई, राजस्थान में। क्या होती है यहाँ पे, कॉपर। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, मकरान, है ना, मकरान। देखिए मकरान तट है जो पाकिस्तान के तट को कहा जाता है। एक मकराना संगमरमर होता है, ठीक है, जो आपके राजस्थान में मिलेंगे, मकराना संगमरमर। देखिए राजस्थान में मार्बल की फैक्ट्री बहुत होती है, बहुत मजदूर जो है इसमें काम करते हैं। इसके अलावा कद्रमुख कर्नाटक, ये बादाम पहाड़ी उड़ीसा, ये दोनों लोहा से है। जादूगोरा झारखंड, यूरेनियम, है ना। इसके अलावा झरिया झारखंड, कोयला। एक झारखंड में सिंहभूम रख लीजिएगा, सिंहभूम, है ना, ये किससे भाई, लोहा से। इसके अलावा कोलार गोल्ड फील्ड, KGF रॉकी भाई, ये कहां पे भाई, कर्नाटक, सोना से।
सोना, पन्ना जो है ये पन्ना ये कहाँ है भाई? हीरा से संबंधित है, मध्य प्रदेश में। एक नेपानगर है मध्य प्रदेश में, नेपानगर, ये अखबारी कागज से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, नेपानगर। इसके अलावा जूट के उत्पादन में बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह होंगे भाई, तो इस प्रकार से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछा है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अब पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जो भी बंदरगाह है ना, जो भी बंदरगाह भारत के इस पार्ट में है ना, ये पूर्वी तटीय है, जो इधर है ये पश्चिमी तटीय है। तो इधर आएंगे तो इधर क्या है? अरब सागर है, इधर जाएंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर हम लोग क्या है? इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है? अफगानिस्तान, इधर क्या है? हिंदू कुश पर्वत है, इधर क्या है? नेपाल है ना, इधर क्या है? नेपाल है, इधर क्या है? बिहार है, इधर क्या है? उत्तर प्रदेश है, इधर क्या है? इधर उत्तराखंड है ना, यहाँ बड़का क्या है? मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है ना? राजस्थान। इस प्रकार से आप भारत की मैप अगर याद रखते हैं, बहुत सारे काम चीज जो है आपको याद हो जाएगा। देखिए ड्राइंग नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं मन में ही ड्राइंग याद रख लिया हूं दोस्तों, ठीक है भाई, है ना। तो अपनी कमी को किसी भी तरीके से जो है आप छुपा सकते हैं अच्छा करके, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि देखने में ही सुंदर होना चाहिए, काम भी सुंदर करके आप सुंदर बन सकते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी तट की बंदरगाह है ये कहां पे भाई? अरब सागर में, बता ही दिया, जैसा कि अभी मैंने टूटा फूटा ड्राइंग से समझा दिया था भाई। इसके अलावा एक जेएनपीटी है, जेएनपीटी के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जेएनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, क्योंकि जेएनपीटी जो है ना ये बहुत बड़े बंदरगाह है इंडिया का, है ना। यहाँ से काफी सारे जो कंटेनर वगैरह होते हैं, आपने मालगाड़ी में कंटेनर देखा होगा, यहाँ से लोड होती है भाई, है ना। ये हमारे आंखों देखा हाल वाली है, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपका क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट होता है जेएनपीटी, है ना भाई, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा, एक एंजाइटी का एंटोनिम पूछा गया। एंजाइटी मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ, पीड़ा, है ना, माथा दुखाना, एंजाइटी फील कर रहा हूं, है ना। तो इसका उल्टा रिलैक्स हो जाएगा, ईज हो जाएगा, है ना। डिजीज हो जाता है तो बीमार, या ईज हो जाता है तो रिलैक्सेशन, है ना। तो ये सब आया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। मिलेंगे अगले शिफ्ट में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो 3-4 क्लास बच गए हैं आपका, मैं 2-3 दिन में आप कल 2 क्लास लेकर के आऊंगा, है ना, और खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी इन दोनों पे विशेष फोकस करूंगा। तो जो बच्चे मतलब इच्छुक हैं वो इस वीडियो में मैसेज करें कि हाँ भाई चलाइए, है ना। इसके लिए भी पीडीएफ वाली व्यवस्था रहेगी जो व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि आपने एमटीएस में फायदा करा के दिया उसी प्रकार से रहेगा, है ना। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि कितने लोग जो है दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से कवर करें अगर आने वाले समय आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो। जैसे मैंने कल ही बताया था, मान लीजिए जो पहला प्रश्न भी उसी प्रकार का है कि 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था, ये प्रश्न आपसे कल पूछा था। तो मैंने बताया भाई ए.आर. रहमान साहब को मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। वहीं पर मैंने आपको बताया कि ए.आर. रहमान साहब को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है और ये क्वेश्चन अभी के अभी छप गए हैं, है ना भाई। तो इसी प्रकार से हमारी फैक्ट होती है, तो ध्यान दीजिएगा, फायदे में रहिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन सेंड किया उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रोशन राजा, ये रोशन राजा का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए काली जुबान की जय हो, बैस क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ से। अरे भाई उठा के ले जाएंगे एसएससी वाले, है ना। अलका भारती जी, इसके अलावा इनका नंबर है, ये नाम नहीं है, इनके अलावा 2 नंबर है और भी। इसके अलावा यहाँ पे ये इनका कुछ नाम एस नाम से सेव किया गया है, पूजा चौधरी, दीपाली शर्मा, अलका शर्मा, है ना, राजेंद्र। इस प्रकार से जो भी बच्चे हमें क्वेश्चन दिए सभी का धन्यवाद, ठीक है भाई। खास करके रोशन और अलका का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका तो क्वेश्चन कंफर्म ही कराई फोन करके। चलिए शुरू करते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो ए.आर. रहमान को कहा जाता है, कल ही बताया, अंतिम पीडीएफ में ऐड है जो अभी टेलीग्राम पे ही पड़ी होगी लास्ट। ए.आर. रहमान को वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के संगीत जय हे हेतु आपका जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया जी, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए प्राप्त की थी, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर साहब 1968 में ग्रैमी अवार्ड अचीव किए थे, है ना, वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा महिला में तन्वी शाह, और 2023 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला, किस भारतीय को, तो रिकी केज को। 2023 में जो है ऑस्कर अवार्ड किस भारतीय के रिलेशन में मिला, तो आप कहोगे नाटू नाटू सॉन्ग को। ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये किस पिक्चर के सॉन्ग है, तो RRR पिक्चर के सॉन्ग है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और किरवानी साहब को भी ध्यान रखेंगे, है ना भाई, पूछा जाता है। इसके अलावा RD बर्मन को क्या कहते हैं, पंचम दा कहा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था RD बर्मन का जन्म, या फिर पंचम दा जिसे कहते हैं, या फिर बप्पी लहरी। बप्पी लहरी भी फिल्म हस्ती काफी बड़ा है, अभी है ना हमारे बीच, है ना, तो इनका भी जन्म जो है ये आपका वही हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहां किए थे। देखिए शंकराचार्य की प्रतिमा जो है ये डिपेंड करता है कि इसकी ऊंचाई कितना दिया गया था, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे किया गया है ना। तो मोदी साहब के द्वारा केदारनाथ यूके में भी करवाया गया, यूके मतलब है ना यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड से है, नहीं तो इंग्लैंड नहीं चले जाना, है ना। तो केदारनाथ में भी कराए, तो हो सकता है केदारनाथ ऑप्शन में हो। अब आने वाले शिफ्ट के लिए देखिए ये स्टेचू पे मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल में 9-10 महीने हो गए रहेंगे, हमारे ख्याल में उसका व्यू 148 या 248 है, लेकिन बड़े काम की चीज है। जितने भी इंडिया में ये स्टेचू वगैरह है ना बनाए गए हाल फिलहाल में 1-1.5 साल 2 साल में, सभी को मैंने फोटो के साथ कवर किया है, हाइट के साथ, मूर्तिकार कौन है, कहां से ये मतलब डिजाइन लिया गई है, सब चीज बात बताए हैं, कौन से कंपनी बनाए, लेकिन देखे तब ना भैया, है ना। तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये आपका हैदराबाद में है, जो रामानुजाचार्य का बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है। कैसा प्रतिमा है भाई, तो बैठे हुए मुद्रा में प्रतिमा है आपका रामानुजाचार्य साहब का, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहां पे है, गुजरात में स्थित है ना, केवड़िया में। किसकी प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल की, आयरन मैन ऑफ इंडिया की प्रतिमा है भाई। ये लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, जो प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कहिए, जैसे आज अमित शाह साहब है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ नॉलेज, स्टेचू ऑफ नॉलेज के बारे में क्या है भाई, तो स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है भारत के सबसे अधिक नॉलेज वाले पर्सन पंडित माफ कीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनके जो है प्रतिमा को स्टेचू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है। ये कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया, इसे विश्ववास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो ये सब कुछ प्रतिमाएं हैं जो हाल फिलहाल में आपका जो है बसाए गए, मतलब अनावरण किए गए, और इनका अलग अलग नाम दिया गया अपने श्रद्धा के हिसाब से। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखें, आने वाले समय में काम आएगी जी, है ना। एक एक बात सुनते जाइए, काम आते जाएंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है 11 मौलिक कर्तव्य याद ही होना चाहिए। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को अंदर रिवर्ट करके पूछेगा कि भाई 51 के ए के सी में क्या है, तब तो आपको पक्का से याद होना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि छूने से काम हो जाएगा, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एग्जामिनर ने आप पे रहम किया है, आपको 4 को कथन दे दिया था और पूछा था कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको देखने से पता चल गया होगा, एक ऑप्शन ऐसा था कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीति में शामिल होना। अब भाई ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, ऐसा मौलिक कर्तव्य जरूर है कि अगर देश में सेवा की जरूरत पड़े तो देश सेवा के लिए तत्पर रहना। भैया देश सेवा के लिए तत्पर रहना या देश सेवा में योगदान देना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। लेकिन राजनीति वाला शब्द लगा के इस चीज को, है ना, अवॉइड करने लायक बना दिया, इसीलिए यही आंसर होगा, क्योंकि जो नहीं था वही पहचानना था। अब आपके सामने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का ये सुंदर सा लिस्ट आपके सामने आ चुका है, जो पहले भी कई दफा आपने देखा होंगे इस लिस्ट को, है ना। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 1976 में, जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे को तो आधा संविधान याद करा दिया हूं जी, ऐसा मेरा विश्वास है, अगर आपने मुझे अच्छे से सुना है तो, ठीक है। 1976 में आया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। जब मौलिक कर्तव्य आया तो 10 प्रकार के आए, कहां रखे गए, 4 से 4 का आर्टिकल,
4 से भाग 4 से 4 का ए बना लिया गया है ना, और इसमें आपका मौलिक कर्तव्य रखा गया। आर्टिकल 51 के ए में रखे गए। ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रसिया के संविधान से प्रेरित है ना। तो ये हो गई जी मौलिक कर्तव्य, और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे अटैच किया गया था। तो ये हो गई मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य में एक बार और संविधान संशोधन होता है 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट है भाई? 86वां। इसके तहत क्या बने थे कि जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था या प्रावधान करना है ना, उस पेरेंट्स का फंडामेंटल है ना ड्यूटीज है, कर्तव्य है। और यही बात, यही अमेंडमेंट, यही ईयर 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को है ना फंडामेंटल राइट दिया गया, जो आर्टिकल 21 में 21A बनाकर ऐड किया गया, जो उस बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट है कि भाई जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फ्री और है ना निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना हमारा राइट है। लेकिन उसी के है ना, उसी की जो माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज बना था सेम अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब समझ गए ना कि 10 से एक और बढ़ गया तो 11 को मौलिक कर्तव्य हो गया भाई। तो आर्टिकल 51 1 के ए में क्या है? संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 51 1 के बी में क्या है कि उन महान आदर्शों को जुनाना पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है ना। इनके अलावा 51 के 1 के सी में क्या है? एकता, अखंडता और संप्रभुता। कहा गया भाई संप्रभुता, इन तीनों की रक्षा करना। 51 के 1 के डी में है कि देश सेवा की जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, है ना भाई। तो ये जो है यही वाला ऑप्शन में आपको राजनीति लगा के जो है गलत कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये सब तो आपको बता ही दिए हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान वगैरह है ना, जो प्रथा है, जो आपका ऐसे प्रथा जिसमें महिलाओं का जो है हनन हो रही है, तो ऐसे प्रथा को जो है त्याग करना। 1 के एफ में है मिली जुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना। 1 के 51 के 1 के जी में है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा सबसे लास्ट में हो जाएगा शिक्षा वाला, ठीक है। इसके अलावा एक आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी है, या फिर पहाड़ है, या फिर चोटी है। तो जो पूर्वी घाट की चोटी है महेंद्रगिरी आपके ऑप्शन में थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है ये। और ये ओडिशा में स्थित है। देखिए ओडिशा में कई साल पहले महेंद्रगिरी को ही टॉप मोस्ट पीक माना जाता था, ठीक है। टॉप मोस्ट पीक माना जाता था। पीक मतलब दीजिए यहाँ पे चोटी है ना। तो अब जो है, अब थोड़ी सी मामला बदल गई है। अब जो उड़ीसा में है ये आपका देवमाली, देखिए एक देवमाली है और एक है आपका देवलाली, है ना। ये देवलाली स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आपने तेरे नाम पिक्चर देखा होगा जी, है ना। प्रेम भाई, क्या नाम रहता है? प्रेम नहीं, राधे, सॉरी राधे नाम रहता है, राधे, है ना। तो ये जो सलमान खान का जो राधे वाला पिक्चर है तेरे नाम, ये देवलाली स्टेशन पे शूट हुआ है पूरा का पूरा पिक्चर। आपने ट्रेन का कई बार सीन देखा होगा, जो ट्रेन के इस प्रकार के जो बफर होते हैं उसमें उसका मेंढ टकराता है जहां पे ये पागल होता है ना। तो ये वाली जो है देवलाली स्टेशन पे शूट हुआ है, जो नासिक के पास है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में एक देवमाली पर्वत चोटी है जो आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, और उड़ीसा के वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, महेंद्रगिरी से भी बड़ा है, ठीक है भाई, मतलब ऊंचा है ना। इसके अलावा सह्याद्री रेंज। अब ये सह्याद्री कहां से आया भाई? तो सह्याद्री रेंज कहते हैं जी, आप पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री रेंज कहते हैं। इंडिया का हॉट स्पॉट कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है आपको पश्चिमी घाट को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट के अन्य पहाड़ी में आएंगे तो आपका गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों तो आपको मेघालय में मिलेगा जी। इसीलिए मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होने का जी, है ना, मासिनराम में। तो ये बात भी ध्यान रखने का। इसके अलावा मिसमी और पटकाई, ये भी आपको जो है पूर्वी साइड का ही पहाड़ी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मिकिर भी रख लीजिएगा, एक मिकिर भी रख लीजिएगा, ये भी है ना। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये आपका क्या हो जाएगा जी? देखिए भारत की शेप ऐसा है नीचे से, मुझे तो डायग्राम बनाने नहीं आएगा, मैं बहुत ही कमजोर हूं आपका, है ना, ड्राइंग करने में भाई साहब, है ना। तो ये आपकी जो है ये वाली जो है ये अरब सागर की किनारा है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी का किनारा है जी, है ना। हालांकि हर जगह नहीं है, यहाँ से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, यहीं तक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही मिलेंगे इस साइड में, है ना। तो ये जो तटीय वाला भाग है, मैं क्या कहना चाह रहा था, तो जो पूर्वी घाट है और ये जो पश्चिमी घाट है, इनकी जो मिलन होती है, ये तमिलनाडु है ना, ये भी वाले शेप पे क्या हमारा तमिलनाडु स्टेट है। तो इसी तमिलनाडु स्टेट में नीलगिरी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाटी रेंज की ही पहाड़ी है। तो इसी में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है आपका इसी प्रकार से मिलन हो जाता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से मिलन हो जाता है। इसके अलावा
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी। ये अनायमुदी आपको कहाँ मिलेगा? केरल के अंदर मिलेगा। देखिए केरल के अंदर वेम्बनाड झील भी याद रखिएगा, एग्जामिनर भूला है, आपको नहीं भूलना है। वेम्बनाड झील इंडिया का सबसे बड़ा लंबा झील है, ध्यान रखेंगे। और खारे पानी की सबसे बड़ा झील कहेगा तब आपका चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा में है। और रामसर साइट में सबसे पहले उड़ीसा झील को ही शामिल किया गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टीसीएस रामसर साइट को कैसे भूल गया है ना। इस पूरे एमटीएस में एक भी क्वेश्चन रामसर साइट से नहीं आया जी। इसके अलावा साइप्रस के नाम पे कौन सा एलिमेंट्स को लिया गया है? आपके ऑप्शन में चांदी थे, लोहा थे, तांबा था और भी एक होंगे, है ना। तो जो साइप्रस देश के नाम पे लिया गया है ये तांबा का नाम साइप्रस के नाम से पड़ा है, ठीक है, कॉपर, है ना भाई। आवर्त सारणी में ग्रहों के नाम से भी कई सारे तत्वों के नाम रखे गए हैं, जैसे नेपच्यूनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम मतलब नेपच्यून से, यूरेनियम मतलब यूरेनस से, टेलुरियम मतलब पृथ्वी से। तो ये भी आपके लिए वीवीआई हो सकता है मेरे तरीके से सुझाए गए क्वेश्चनों में, है ना भाई, कि ग्रहों के नाम पे कौन सा है। पंडित जसराज के नाम पे आपका जो है क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, ये भी आप समझते हैं। नोबेल पुरस्कार के फाउंडर, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेलियम धातु का नाम रखा गया है। मेंडेलियम धातु मेंडेलीव के नाम पे रखा गया है ना। तो इस प्रकार से कुछ धातु हैं, कुछ तत्व हैं जिनके नाम वैज्ञानिक ग्रह या फिर किसी अन्य चीज से लिए गए हैं। तो आवर्त सारणी को भी एक अच्छे वे में रीड कर लेना चाहिए, काम आती ही रहती है। जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? परसों ही हमने जन्माष्टमी मनाया, परसों नहीं जी, है ना, 5-6 दिन हो गया मंजे, है ना, 5-6 दिन हो गया, है ना। तो ये जो जन्माष्टमी है ये भाद्रपद में मनाया जाता है, भाद्रपद, है ना, जिसे हम गाँव घर में भादो कहते हैं, है ना, भादो कहते हैं, है ना। आपने रक्षाबंधन भागों का त्योहार है, इस प्रकार से सुना होगा ना। तो इसी प्रकार से भैया जन्माष्टमी अगस्त सितंबर महीना में होने वाला त्योहार है, अगर अंग्रेजी महीना के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा मकर संक्रांति जनवरी माह में मनाई जाती है, तो सभी जानते हैं 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। 14 या 15 जनवरी को ही आपका जो है पोंगल होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के समय ही आपका तमिलनाडु में पोंगल होगा सेम समय में। और इसी पोंगल में आपका जलीकट्टू होता है। जलीकट्टू मूवी भी है, यूट्यूब पे भी है ना। जलीकट्टू में क्या होती है, तमिलनाडु के अंदर सांड को कुछ बेहोशी वाला जो है आपका कुछ ऐसा खा दिया, कुछ पान दिया जाता है, जिससे वो अपनी जो है मदमस्त हो जाते हैं और फिर उसे छोड़ के पकड़ते हैं, ठीक है भाई, खतरनाक खेल भाई, है ना। इसके अलावा, है ना, आपने तमिलनाडु में पोंगल मना लिया है। इसके अलावा केरल में आएंगे मकर बिल्लुक्कू मना लेंगे। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो आप लोहड़ी मना लेंगे। इसके अलावा आप अगर उत्तरायण मना लेंगे, गुजरात में आते हैं तो, या फिर महाराष्ट्र और उत्तर भारत में आप इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये 14-15 जनवरी को होते हैं। तो जनवरी माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा माह? तो पूस माह, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, हम खुद ही नहीं जानते रहते कि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें भाई कि मार्च महीना में कौन से हिंदी महीना आएगा, तो फिर उंगली पे गिनना पड़ता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? एक दिन और बताया था ना, इसमें अनाज वितरण होती है। अनाज वितरण ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो वित्त मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप, अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, ये भी आपके वित्त मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत है, जो विश्व में सबसे बड़े बैंकों से रिलेटेड योजना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। इसके अलावा एक आपका नरेगा या फिर मनरेगा, मनरेगा अब हम समझते हैं, मनरेगा के बारे में क्या है जो विश्व को रिलेट करता है? तो मनरेगा दुनिया में सबसे अधिक, मतलब सबसे बड़े पैमाने पे एक नियोजित रोजगार जो आपको 100 दिन का मिलता है प्रोवाइड कराने वाली, है ना, स्कीम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां हुआ? कोई क्वेश्चन है लल्लूसा, है ना। तो ये उड़ीसा में हुआ है भाई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा के कौन से स्टेडियम दादा? कलिंगा स्टेडियम। ये कहां पे है आप लोग कमेंट करेंगे। और बिरसा मुंडा स्टेडियम। मैं दोनों का स्थान आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूं कि मेरे, है ना, जवान शर्मा गए अब, है ना। तो बता दीजिएगा भैया, है ना। फाइनल मैच जर्मनी जीते थे बेल्जियम को हरा के, ध्यान रहेंगे। हम लोग तो पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। इसके अलावा द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, है ना, भगवान बहुत तुच्छ चीज है। अब जिन्होंने लिखा है उनका भी भला हो, अब मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है भाई? तो अरुंधति राय है ना। भगवान को छोटा चीज बताए यहाँ पे, है ना। तो ये अरुंधति राय की किताब है। इनके अलावा अरुंधति राय की अन्य पुस्तक की बात करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, वार टॉक, ये भी है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, आज ही बताया था ये, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीट अबाउट द बुश, है ना,
ये क्या होती है भाई, घुमा फिरा के बात करना, है ना, सीधे सीधे बात नहीं करना। इसके अलावा राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली नर्तक, है ना, कौन है भाई, तो राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली नर्तक कौन है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर भाई डांसर कहेगा तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल, और अगर आपका मतलब अभिनेत्री कहेगा तो, है ना, अभिनेत्री तो आपका नरगिस दत्ता, सुनील दत्ता साहब की पत्नी, है ना, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना, तो ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल आंसर हो जाएगा। अगर आने वाले शिफ्ट में कभी भी आपका मतलब अभिनेत्री पूछा जाता है तो आप मारेंगे किसको भैया, आइए नरगिस दत्ता को जो है टिक लगाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये स्कीम कहां से लाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। मैंने ये भी बात आपको बता दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्यों रखा ये, हाँ, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला जो हमारा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछ लिया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी जानते हैं भाई 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो भारत का अपर सदन है, उच्च सदन है, इसके अध्यक्ष भी होते हैं। किसी कारणवश जब राष्ट्रपति का पद, है ना, वैकेंट हो, खाली हो, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चार्ज में होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब इससे पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, जहां पर अब पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे डिप्यूट किए गए, बोस साहब को किए गए, किसे, बोस साहब को, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ साहब के साथ विपक्ष में कौन खड़ी थी, तो मार्गरेट एल्वा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति के पद में द्रौपदी मुर्मू के साथ में जो है कौन खड़ी थी, तो यशवंत सिन्हा, है ना, ये भी काम आ जाएगा कभी न कभी, कभी न कभी, है ना भाई, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, डायरेक्ट दिया गया था मासिन राम राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये पर्वतमाला है, बता दिया, जनजाति भी है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल में होता है जून के प्रथम सप्ताह में। प्रेम माफ कीजिएगा दोस्तों, सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई। प्रे मानसून वर्षा जो है, यानी मतलब मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, ये केरल के भाग में होते हैं, कर्नाटक आदि साउथ के कुछ पार्ट में, इसके अलावा बंगाल में होती है। इनकी नाम मैंने अलग अलग बता रखा है, आप लोग का जिम्मेवारी है रिकॉल करना। चलिए मैं एक दो तो बता ही दूंगा। पहला आम्र वर्षा है, दूसरा आपका चेरी ब्लॉसम है, तीसरा काल बैसाखी। काल बैसाखी निगेटिव लाता है, मनर ये मतलब ये दुखदाई है, बाद बाकी चेरी ब्लॉसम आपका आम्र वर्षा सुखदाई है। चलिए बता ही दिया। एक क्वेश्चन तो पहले ही पूछा है आपसे, आप लोग देखेंगे हैं कि कमेंट करते हैं कि नहीं कि भाई कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा है, सीधा सीधा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष बांसुरी। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, ये रविशंकर साहब की पुत्री है। अरविंद पारेख, बुद्धादित्य मुखर्जी, सितार से संबंधित। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये दोनों पिता पुत्र हैं, यानी जाकिर हुसैन साहब जो है ये पुत्र है और अल्लाह रखा जो है पिताजी हैं। सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, विजय घाटे, लच्छू महाराज, तबला संबंधित। लच्छू महाराज बनारस घराने से है, इनके घराना भी पूछा जाता है। इसके अलावा टी.एच. विनायक साहब घाटम बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी मैडम सुरबहार बजाती थी। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम सर बीना बजा लेते थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अकबर से भी पूछा था, अकबर नगारा बजाता था। बैकांग ओपन 2023 में खेलने वाले तथा 2023 में पदक जीतने वाले खिलाड़ी, है ना, यह किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न आया है। लेकिन बैकांग ओपन 2023 आया है। देखिए अलका जी, अलका ने फोन किया था शायद, हाँ, तो अलका ये जो बैकांग ओपन है ना, ये आपका टेनिस से भी है और आपका बैडमिंटन से भी है। मैंने आपको बैडमिंटन बताया था, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें खिलाड़ी का नाम क्या था। फिर आपने सेकेंड टाइम यूकी भाबरी और मैनेनी लिखे हैं, है ना। तो यूकी भाबरी और मैनेनी ये आपका जो है ये हो जाता है जी टेनिस से, है ना। यूकी भाबरी, है ना, और आपका साकेत मैनेनी नाम है इसका, मुझे भी याद आ गया भाई, साकेत मैनेनी, है ना। तो ये हो जाएंगे टेनिस से। अगर इन दोनों का नाम दे रखा था थाईलैंड ओपन 2023 में, है ना, तो ये टेनिस खिलाड़ी सही, टेनिस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया था, है ना, अगर इसमें से किसी खिलाड़ी का नाम है, जैसे मान लीजिए चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, मालविका बनसोड़े, तान्या हेमंत, अस्मिता चलिया, इसमें से कुछ आपका ऑप्शन दिया गया था, है ना, तो ये आपका जो है हो जाएगा फिर बैडमिंटन, है ना। तो दोनों से है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो ओपन वाला है वो खाली टेनिस से ही हो भाई, है ना, ये बात भी बता रखे हैं आपको, है ना। इसके अलावा
जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सिंगापुर ओपन का नाम सुना होगा, ये सब थोड़ा बहुत जो है आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। अभी एक चीज नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं, अब नहीं आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत झोल है। ग्रैंड प्रिक्स वाला जो है, जो मार्क्स वर्स्टापेन ज्यादातर जीते हुए है पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड देखे तो ये भी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है, बहुत ज्यादा, है ना भाई। इसके अलावा भानु जी किस घराने से संबंधित है, तो जयपुर से। भानु जी जयपुर घराने के जो नृत्य करते हैं ना, तो ये तांडव फॉर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा होता है ना भाई, लास्ट होता है, तांडव आता है शास्त्रीय नृत्य में, है ना। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, लखनऊ घराने से। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित एम वेंकटेश, पंडित मणि प्रसाद, ये सभी के सभी किराना घराना से, और सभी के सभी जो है आपके शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अल्लाह रखा पंजाब घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा है पंकज चरण दास का संबंध किससे, भाई पंकज चरण दास जो है ये ओडिसी नृत्य के गुरु है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य के गुरु केलुचरण महापात्रा कौन से स्कूल का स्थापना किया था, तो सृजन का, है ना। यामिनी वाला स्कूल का कौन किए थे, तो यामिनी की स्मृति खुदे किए थे। इसके अलावा आपने एक मैंने बताया दर्पण का कौन किए थे, तो है ना ये मृणालिनी साराभाई ने किए थे। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा संयुक्ता पनिगिरी भी ओडिसी से है, सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों पहला शिफ्ट में पूछा गया। इंद्रानी रहमान ओडिसी, सुजाता महापात्रा ओडिसी। अगर कल हो के कोई आपसे ये पूछ ले कि कौन से श्रीलंका की नृत्यांगना जिन्होंने नृत्य भावना को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री जीता, है ना, जीती, तो आप बताना है भाई बजीरा चित्रसेना, है ना, बजीरा चित्रसेना इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने जो है श्रीलंका के होते हुए इंडिया से पद्म श्री जीती है, जो नृत्य भावना को बढ़ावा देती है। श्रीलंका का अपना एक डांस है जिसे शास्त्रीय नृत्य माना गया, वहां पे उसे कंडियान कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय जो है जैसे मशीनरी, कोई टूल जो टिकाऊ टूल होता है ना, उस पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो पूंजीगत व्यय है। जैसे स्कूल के लिए भवन बना दिए, है ना, मैंने इसको बता दिया था भाई, जो लंबी टिकाऊ टूल होती है उस पे खर्च किए गए जो रकम होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपको स्ट्राइक रेट से पूछा है कि 100 गेंद में जो रन आएंगे उसे क्या कहा जाता है, तो भाई सिंपल सी बात है स्ट्राइक रेट। ये तो अंग्रेजी मतलब इंडिया में बच्चा जानता है भाई, है ना, बच्चा ही जाने। अरे 34 बॉल खेल लिया, मात्र 51 रन दादा। तब दूसरा उधर से बोलेगा अरे चुप कर यार, 150 का स्ट्राइक रेट है भाई, है ना, कि 34 बॉल में 51 रन है, 150 की स्ट्राइक रेट है ना। तो मतलब है ना, एक बॉल में कितने रन बनाते हैं वो स्ट्राइक रेट डिसाइड करते हैं। कि अगर आपने 100 बॉल खेल के 110 रन बना दिया, इसका मतलब आपने 110 का स्ट्राइक रेट, है ना, आपका है। इससे सबसे ज्यादा बेटर है ओवर के हिसाब से समझना। आप जानते हैं कि 6 बॉल का एक ओवर होता है क्रिकेट में। अगर एक ओवर में 9 रन है, इसका मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाज रन बना रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे गुगली है, चैनामैन है, गली यॉर्कर है, मिड विकेट है, एलबीडब्ल्यू है, यॉर्कर, मलिंगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिक्षा का परसेंटेज पूछा है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, 90, 94, 96 इस प्रकार से, या फिर 90 से कम था तो हाँ 92 था। इसके अलावा 91 था, इस प्रकार से कुछ था जिन्होंने बच्चा बताया। तो 94 करेक्ट आंसर। 2000 बार करोड़ बार बोल चुका हूं कि भाई केरल जो है अब तो 100% भी कोई नहीं काटेगा, हो गया होगा। लेकिन जब 2011 में आंकड़ा जो रिलीज किया गया उसमें 94% से अधिक दिया गया मार्क केरल को, और केंद्र शासित प्रदेश में 91.6% दिया गया लक्षद्वीप को, जो हाईएस्ट है, ठीक है। ये आपका जनगणना 2011 में समग्र साक्षरता जो है, अभी मैंने यूटी और आपका केरल का बता ही दिया है, तो चलते हैं आगे। सबसे अधिक साक्षरता रेट आपका केरल का है और सबसे कम आपका जो है बिहार का था। यहाँ पे आपके पास ग्राफ है। जनगणना को मैं ग्राफिकल मोड में पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। भारत में जो ओवरऑल लिटरेसी रेट तय किया गया था 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता हमारा 65.46 था। यूकी भावरी किससे संबंधित, ये बच्चे बाद में जब क्वेश्चन दिए ना तब मैंने लिखा यूकी भावरी और संकेत मैनेनी, तो यही मैंने कहा कि भाई है ना कि ये दोनों जो है आपके किससे होंगे, तो टेनिस से हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा
कल आपका मनिका बत्रा को पूछा गया था। इसके अलावा 2022 जुलाई में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक प्रश्न आया है, प्रश्न क्लियर नहीं है लेकिन मैं बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में चार्ज लिए थे डीवाई जो चंद्रचूड़ साहब पाटिल है ना, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो ये जो है आपके अक्टूबर नवंबर में चार्ज लिए थे, तो यहाँ पे जुलाई का पूछा है तो यूयू ललित हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो लाइक क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड, एक तो होता है आपकी डेबिट कार्ड, एक होती जी आपकी क्रेडिट कार्ड, है ना, इस प्रकार से एक आपका डेबिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का क्या क्या नाम है थोड़ा सुनेंगे, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, है ना, बहुत सारे एसबीआई के जो मतलब स्टेशन पे आप जाओगे ना तो वहां पे जो है क्रेडिट कार्ड करता रहता है, मतलब भाई उनका भी काम है करना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आजकल ये मतलब फैसिलिटी में आ गई है ना, कि हर आदमी के पास जो है 2 क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्या होती है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 0 रुपया है, फिर भी आपको अगर मान लीजिए कि 10,000 का सामान लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, है ना। और एक टाइम बॉन्डिंग होता है कि अगर आपने 48 दिन के अंदर चुका दिया तो आपको नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं देना है, और इससे अगर ज्यादा होगा तो ब्याज लगेगा, क्योंकि जानता है बैंक की भाई आदमी तो जो है वो मतलब परिस्थिति सेम नहीं रहती, तो कभी ना कभी तो फंसेगा, ब्याज तो चुकाएगा, इसी तो फायदा है इसका, है ना। तो ये होता है कि पैसा नहीं रहने पर भी आप अग्रिम आपको पैसा दे देता है भुगतान करने हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड है। लेकिन डेबिट कार्ड क्या होता है, जब पैसा रहेगा तभी आप चना चटोरा खा पाओगे, नहीं तो नहीं खा पाओगे, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन आया था आपको डिस्पोजेबल इनकम, इसको भी ध्यान रखना है डिस्पोजेबल इनकम। मान लीजिए आपने आज एसएससी में सिलेक्ट हो गए, आपको पहला पेमेंट आ गया, काट ग्रॉस आ गया 37,500 रुपया, काट खूट के आ गया 32,500 रुपया। अब ये 32,500 रुपया आपका नहीं है, अगर आप टैक्स स्लैब को छूते हो तो इस पे जो सरकार का डायरेक्ट टैक्स आपको चुकाना है, इनकम टैक्स, उसके बाद जो इनकम बचेगा, जो रकम बचेगा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है, उसको आप खर्च कीजिए, किसी को दान दे दीजिए, किसी को नहीं पड़िए, ठीक है भाई, तो ध्यान रहेंगे, ठीक है भैया। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी इसी प्रकार का है, आपके पास पैसा नहीं होगा फिर भी आपको पैसे विथड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्रय ओवर स्पिल्ड मिल्क पूछा गया, तो व्यर्थ का पछतावा करना इसका होता है ना। राग दरबारी के लेखक पूछा गया है, श्रीलाल शुक्ला होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेकिंग ऑन द बूट, इसका मतलब होता है कांपना, डरना किसी भी कारण से। तो ये आपके आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न थे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेड वाला वहां पे मिलेगा। दोस्तों मैं जल्द ही आपको अगली सीरीज की जो है मतलब घोषणा कर दूंगा कि कौन सी सीरीज लेकर के आऊंगा, कि डीपी का लेकर के आऊंगा कि आपका जीडी का लेकर के आऊंगा, ये डिपेंड करता है बच्चे की जो है डिमांड पे कि कौन से क्लास के ज्यादा बच्चे हैं, होगा तो दोनों लेके आऊंगा क्योंकि बीच में कोई एग्जाम नहीं है ना। और इसकी भी जो सुविधा रहेगी पीडीएफ वाला वो व्हाट्सएप पे रहेगी, और इसकी जो क्या कॉस्ट होगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन डरिए मत, 25 रुपया से ज्यादा नहीं होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था मैं जब तक पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे तब तक 25 रुपये ही अपने पीडीएफ का कॉस्ट रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, ताकि कोई भी 2 समोसा के कॉस्ट में जो है पढ़ सके और एक अच्छा जो है मतलब मार्क गेन कर सके एग्जाम के अंदर। जैसे आज आपने देखा एक बच्चे ऊपर ही लाइन में लिखे हैं कि एक पीडीएफ से डायरेक्ट 22 प्रश्न, और उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं। मान लीजिए कोई 25 दिन से पढ़ा होता जी, तो और कुछ ना कुछ तो फायदा होता है ना भाई, है ना। तो इसी प्रकार से तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी सीरीज वाली पीडीएफ चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सीरीज वाली पीडीएफ है उनका जो प्लेलिस्ट है वीडियो का, वो वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी टॉपिक वाइज जो वीडियो चाहिए वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप हर तरीके से, आपके हाथ में रसगुल्ला है, बस खाना है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और अंग्रेजी के सेक्शन से जो भी वर्ड, जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेगा जी। और आपके कंप्यूटर मॉनिटर पे जहां आप एग्जाम देंगे आपके सामने चमकेगी ये क्वेश्चन मॉनिटर के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का भी ये भी वीडियो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाएंगे, भले ही एग्जाम अपने अंतिम पड़ाव पे है ना। इस बार प्रभु ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। जो मैंने जीके जीएस का सीरीज चलाया था 57 वाला, एक इस हिसाब से डिजाइन किया गया चूंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन डाले थे और सभी दिन एमटीएस में मैंने 20+ स्कोर कराने में जो है आपको खड़े उतरा हूँ इस बात पे कि भाई 20+ क्वेश्चन मिला के दूंगा एग्जाम में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि किसी
भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन अपने सीरीज से 20 क्वेश्चन से कम आए, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ गए, है ना। अब ये सभी के सभी क्वेश्चन भेजने वाले का जो है नाम थोड़ा सा लेते हैं, जिन्होंने मुझे मदद किया है क्वेश्चन भेज के। इनका नाम है बच्ची का सालू बर्नवाल, है ना, सालू बर्नवाल नाम है इन बच्ची का। इनके अलावा एक दूसरी बच्ची उषा मीना, आज उषा शर्मा भी पूछे हैं यहाँ पे, आपका जो है किससे संबंधित है। ओम प्रकाश जी है, एक अनिमेश साहब है, एक धनिक लाल जी है, राजीव रंजन है, गुलशन पंकज है, अविनाश कुमार है, सुमित है, सत्यम राजपूत है और एक ऋषभ है। इतने बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, जिसकी लैटिन भाषा में अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है, तो सजीव जगत की सबसे छोटी यानी सूक्ष्मतम, है ना, सूक्ष्मतम जो है आपका क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है भाई, और मैंने बताया था कि एक अंग जो है कई लाख कोशिका से मिलके बने होते हैं और कई सारे अंगों से मिलके आपका शरीर बनता है। तो आपका शरीर जो है एक सिस्टम है पूरा, है ना, और अंग उसके पार्ट है और कोशिका जो है रॉ मटेरियल समझ लीजिए, बनाने में, बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो ये जो कोशिका का खोज किया है, सीधे सीधे आपको रॉबर्ट हुक 1665 में पूछ रहा था। क्योंकि जो सेल शब्द है, जो कोशिका शब्द है, इसका लैटिन भाषा में अर्थ दिया गया है छोटा सा कमरा, है ना, ए स्मॉल रूम, है ना। इसके अलावा जीवित कोशिका की खोज, देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, 2-3 बात मैंने आपको बताया है कि जैसे भाई विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप बता दो भैया फंक ने किया था, फंक, है ना। लेकिन विटामिन ए का खोज कौन किए, तो अलग हो जाते हैं। विटामिन बी के खोज कौन किए, तो अलग हो जाते हैं, है ना, जो मैकमिलन वगैरह सब है। तो इसी प्रकार से कोशिका का शब्द देना या फिर कोशिका की खोज करने का श्रेय तो चला गया रॉबर्ट हुक के पास। लेकिन अगर लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की बात करेंगे तो आप जो है ल्यूवेनहॉक के पास जाएंगे, ल्यूवेनहॉक, है ना, ल्यूवेनहॉक के पास जाएंगे। और ये कब किए थे, 1674 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। मैंने अपने लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाना है, कभी भी मैं किताबी लैंग्वेज यूज नहीं किया, ताकि आपको जो है देखते देखते याद हो जाए, है ना। और यही कारण है कि आप मुझे पसंद भी करते हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन वाली, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का पुलिसमैन या डाकघर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, मैं बार बार जब भी जैन धर्म के बात किया तो मैंने आपको 3 चीज जरूर बताया था कि जैन धर्म से 2 शब्द हमेशा याद रखे मेरे भाई मेरे बंधु, स्यादवाद और अनेकांतवाद, है ना, हमेशा बताया होगा, याद कीजिए, है ना, अनेकांतवाद और स्यादवाद, है ना। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के 2 बैठक होते हैं, बल्लभी और पाटलिपुत्रा में। बौद्ध के 4 बैठक हुए थे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में, है ना। उसी प्रकार से मैं बुद्ध का त्योहार वैशाखी पूर्णिमा, लेकिन जैन धर्म का जो त्योहार है ना, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर्युषण त्योहार। क्योंकि महाराष्ट्र में जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक होती है, तो मैं इस त्योहार को जीता हूं, देखता हूं सामने। ठीक है, तो पर्युषण त्योहार जो है जैन धर्म का आज पूछ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बात आपको काम आएगा जी मेरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी जो है फालतू की बात नहीं करूंगा। नवंबर 2022 में गोवा सरकार के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया था? अब टाइम दे रखा है नवंबर 2022, तो नवंबर 2022 में गोवा के द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना भी शुरू किया गया था। आप लोग मुझे बताएंगे क्या यही ऑप्शन में था, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना? इस योजना के तहत क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन तो नहीं, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक है, उनको जो है तीर्थ यात्रा कराए जाएंगे एक सस्ते स्कीम पे। ये किस किस राज्यों को घुमाएगी? तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के जो मंदिर वगैरह हैं उनकी दर्शन कराएंगे आपको, है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिव्य दर्शन योजना जो गोवा में नवंबर 2022 में चलाया गया था। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोवा में कौन से भाषा आप बोल लेते हैं? तो कोंकणी भाषा आप बोल लेते हैं। गोवा के तट को हम क्या कह लेते हैं? तो हम कोकण तट कह लेते हैं। गोवा में क्या है भाई? भगवान महावीर अभयारण्य है। गोवा में और क्या होती है? एक फेनी पेय पदार्थ होता है, जैसे गाँव घर में लोग तारी
पीते हैं, खजूर और तार के वृक्ष के निकला हुआ जो अर्क है, उसी प्रकार से गोवा में एक फेनी होता है। गोवा में और क्या देखेंगे आप, तरंग मेल फेस्टिवल देखेंगे आप गोवा में, और क्या देखेंगे, होली के जैसा सिमगो फेस्टिवल देखेंगे। गोवा में एक कीचड़ का त्योहार जिसे मड फेस्टिवल कहा जाता है, ये भी आपको गोवा में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सभी के सभी आपको गोवा का आकर्षण है, जरूर ध्यान रखें। गोवा भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सर्वोच्चता नीति किसके समय लागू करवाया गया था। जिस प्रकार से गुलाम वंश में बलबन, देखिए रिलेट करना सीखे, जिस प्रकार से गुलाम वंश में बलबन ने राजा के पोस्ट को ही सर्वोपरि बनाने के लिए अपनो जिहाद झोंक दिया था, है ना, कि भाई पूरा एफर्ट लगा दिया था इन्होंने कि भाई राजा का जो पोस्ट होगा वो सर्वोपरि होगा। एक्चुअली होता भी है, लेकिन और भी पावर को इंक्रीज करने में अपना पूरा समय लगाया बलबन ने। उसी प्रकार से अंग्रेज के समय, लॉर्ड हैंगस्टस के समय सर्वोच्चता नीति लागू की गई। इसके तहत कंपनी के द्वारा जो है जो कानून बनाए जाएगी वही सर्वोपरि होगी, है ना, यानी कंपनी के जो अधिकार ही है, मतलब जो भी कानून पेश करेगी वो सर्वोपरि होगी, है ना। ये तो बात सही है भाई, अंग्रेज राज करना चाहा तो इस प्रकार के तो काम करेंगे ही। इसके अलावा सर्दी हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 में आया था, ये लीटन के समय में आया था और रिपन के समय में समाप्त किया गया था, है ना। इसके अलावा माफ कीजिएगा, ये आर्म्स इंडिया एक्ट समाप्त नहीं हुआ था, वो वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त किया गया था, ठीक है। ये चलता रहा, फिर 1959 में फिर से एक आर्म्स इंडिया एक्ट आया इंडिया में स्वतंत्रता के बाद, तो 2 बार आया आर्म्स इंडिया एक्ट। वर्नाक्युलर एक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी 1878 में आया था, है ना, लीटन के समय, और रिपन बाबा ने इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक थी, राज हड़प नीति डलहौजी साहब लाए थे, 1848 में लाए थे। सबसे पहले सतारा राज को हड़पे थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। डलहौजी का सबसे अच्छा काम क्या है, भारत में रेलवे की शुरुआत है ना, भारत में रेलवे की शुरुआत RLY रेलवे की शुरुआत जो है ये आपके डलहौजी के द्वारा किया गया था, है ना। 1853 में सबसे पहले रेल जो है 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच में चला था, ठीक है भाई। इसके अलावा मालगुडी डेज के लेखक फिर से आ गया है आर के नारायण साहब की अन्य पुस्तक गाइड है। एक भी प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं गया, एक सिर्फ नीति वाला छोड़ के कि कोई जो मैंने नहीं बताया है। उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया रिपीट किया गया प्रश्न है, जिस प्रकार से नालनी और कमालनी अस्थाना को रिपीट किया गया था, उसी प्रकार से आज उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया, रानी मछिया को काफी बार जो है आपका मतलब रानी मचैया, इसको रिपीट किया गया 2 दिन से एग्जाम में, और आज जो है 3-4 दिन पहले का पूछा गया, रिपीट किया गया है। तो उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया ये कथक से है, रानी मचैया जो आपका है उत्थाटम, इस प्रकार का नृत्य है जो कल बताया था, और आपका मैंने अस्थाना बहन का नाम बताया कमालनी और नालनी, तो ये दोनों भी जो है कथक के ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है ना, नालनी कमालनी अस्थाना कथक से है। वैसे भी अस्थाना सरनेम जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में अधिकांश देखने को मिलते हैं, अस्थाना, साहू, ये सब उत्तर प्रदेश में काफी मिलेंगे, साहू ओडिशा में भी मिलते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है आपके नाम से भी पकड़ लोगे अस्थाना साहब को, तो ये आपका चले जाएंगे कथक में। पंडित बिरजू महाराज कथक के मजे हुए गुरु हैं, और सितारा देवी भी कथक के जो है गुरु हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी महाराज सरनेम है इनको कथक ले जाइएगा, यानी मोटे मोटे तौर पे जो भी रेड्डी फैमिली है कुचिपुड़ी के साथ जाएंगे, जो भी झावेरी बहन है या फिर सिंह सरनेम है इसको हम मणिपुर लेके जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक और बताया था महापात्रा सरनेम है तो ओडिसी जाएंगे, गोस्वामी या बरबयान सरनेम है, गोस्वामी या बोरबयान, इस प्रकार से तो हम जो है सतरिया के साथ जाएंगे, तो ये हमें पकड़ने के लिए मदद करेगा जब हमें याद नहीं रहेगा। इसके अलावा लाल किला कहाँ स्थित है, अब क्वेश्चन ये इजी है लेकिन मैं इसे इजी नहीं रहने दूंगा, इसे भी मैं ऐसा ऐसा क्लू बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में मॉनिटर में क्वेश्चन होगी। तो ये दिल्ली में स्थित है लाल किला, कौन बनवाए हैं सभी जानते हैं, उन्हीं के काल को जो है मुगल वंश में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। आप लोग मुझे लाल किला के बनाने वाले का नाम पोस्ट करोगे। लाल किला के पश्चिमी गेट का नाम है लाहौरी गेट, है ना, और उत्तरी गेट का नाम क्या है, कश्मीरी गेट, क्योंकि लाल किला के उत्तर में झांकेंगे तो कश्मीर और पश्चिम में झांकेंगे तो लाहौर आता है, ठीक है। लाहौर मतलब पाकिस्तान, अरे आज ना अलग हो गया है, पहले तो हम एक ही थे, ठीक है। तो ये जो है
लाहौरी गेट, ये लाहौरी गेट से एक बार क्वेश्चन बन गया आपका कि प्रधानमंत्री पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद हो गया तो 15 अगस्त को सबसे पहले लाल किला के किस गेट पे झंडा फहराया? तो आपका आंसर है लाहौरी गेट पे। लाहौरी गेट पे पश्चिमी द्वार पे झंडा फहराए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, देखिए झंडा फहराने से आपको जो है 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, है ना, ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, है ना, भूख भूगिए हम भाई, है ना। तो झंडा फहराने से सबसे पहले बनते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननी कहे जाने वाली मैडम भिखाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? तो आपका आंसर है 1907। कहां पे फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनते हैं कि लाल किला पे झंडा कौन फहराते हैं? तो पीएम। तीसरा क्वेश्चन बनते हैं कि जो राजपथ है दिल्ली के अंदर, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो यहाँ पे झंडा कौन फहराते हैं? तो प्रेसिडेंट, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1900, है ना, 30 जनवरी, एक सेकेंड 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले झंडा किस प्रधानमंत्री के जो मतलब किसके अगुवाई में फहराए गए? तो जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में, है ना। जो आपके भारत के पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसका डेडलाइन दिवस था आपका 30 जनवरी, है ना, सॉरी 26 जनवरी। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच हुआ? बच्चा बताएगा ये, है ना, बच्चा बताएगा। मैं तो आपको ये भी बताया हूं कि जिस दिन ये फाइनल मैच था, है ना, मेरे गांव में एक आदमी का मर्डर हो गया उस दिन, है ना, और हम लोगों ने प्रोजेक्टर लगा के इसकी फाइनल मैच देख रहे थे और उसी बीच में ये हल्ला हो गया कि फला का मर्डर हो गया भाई, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा दिन भी था और बुरा दिन भी था हमारे गांव के लिए, है ना। मैं उस समय तो 10th नहीं, है ना, हमारे ख्याल से इंटर में पढ़ रहे होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आपका, इंटर में नहीं जी, हम फर्स्ट पार्ट में थे 2011 में, है ना। तो ये आपका श्रीलंका के बीच हुआ था आपका 2011 में। यह फाइनल मैच जो हुआ था ये आपका बानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, बानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, मुंबई में है। और इसी के साथ भारत वर्ल्ड कप जीत गए थे दूसरी बार। पहली बार कब जीते थे जी? 1983 में कपिल देव के समय, ठीक है। वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करें तो 1975 में हुआ था। पहला 2 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज जीत लिया था और तीसरा वर्ल्ड कप भारतीय जीत लिया। इसके अलावा अभी तक वर्ल्ड कप कौन नहीं जीते हैं, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक की जो बात है 23 में अभी होना भारत में बाकी है, इसका बात मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी होप है कि इंडिया जीतेगा, है ना। लेकिन अब तक जो वर्ल्ड कप जीते हैं इसका नाम जरा देख लीजिए। वेस्ट इंडीज जीते हैं 2 बार, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 5 बार, भारत 2 बार, श्रीलंका 1 बार, इंग्लैंड 1 बार, पाकिस्तान 1 बार, जोड़ लीजिए 5 2 7 2 9 3 12, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड कप का जो है अब तक चला है। न्यूजीलैंड 1 बार नहीं, साउथ अफ्रीका 1 बार नहीं, है ना, और छोटका मोटका टीम तो नहीं जीता है। इसके अलावा इस बार के वर्ल्ड कप में किसे नहीं आप देखेंगे? तो वेस्ट इंडीज को नहीं देखेंगे, क्वालिफाई नहीं किया, है ना। तो कभी भी अपने आप पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य ऐड होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया इंदिरा गांधी, सभी को पता। 1976 में उतार चढ़ाव भरा रहा था सफर ये, है ना। और उसी के समय थोड़ी दिन के बाद जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई साहब जो है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम के रूप में शपथ लिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यही मोरारजी देसाई साहब आगे चल के सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किए, मोरारजी देसाई साहब, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 1976 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। मैंने आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप सीधे से सोच लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य आपका क्या है ये आप रिलेट कर पाएंगे। अगर ऑप्शन में कथन के रूप में दिया कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन ईजी है हमारे ख्याल से। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि 51 के ए के 3 में क्या है ना, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं नहीं जानता हूं तो वो सीट जो मैं आपको दिया हूं मौलिक कर्तव्य वाला, हालांकि इस जो आज सेकेंड शिफ्ट था वहां भी मैं सीट आपको दिखाया था, तो बार बार सीट नहीं लगाता। तो मैं ये पीडीएफ दूंगा तो जरूर देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेंगे ये सब, है ना। तो मौलिक कर्तव्य 1 का 3 जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से संबंधित बात की दर्शाई गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे जब मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया था। बाद में सबसे पहले 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित थे, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। इस प्रकार के मौलिक कर्तव्य अभी कहाँ है? 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, और 11 है कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। पर्युषण त्योहार कहाँ मनाया जाता है, किस धर्म से है? जैन धर्म से बता ही दिया। पर्युषण त्योहार के बारे में मैंने अभी बताया था पहले। इसके अलावा पर्युषण त्योहार जो है 8 से 10 दिन तक साधारणतः मनाई जाती है। नवरोज त्योहार पारसी धर्म का त्योहार है ना, जिसकी शुरुआत
गुलाम के शासक बलबन ने किया था। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ईद उल मिलाद नबी और मुहर्रम, इसके अलावा बकरीद, ये सभी किस जो है इस्लाम धर्म के जो है त्यौहार है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है भैया? केरल से। केरल के प्रमुख शास्त्र में मोहिनीअट्टम का स्थान उच्च है। इसके प्रमुख कलाकार कल्याण कुट्टी अम्मा है, हेमा मालिनी है, निर्मला पेनिक्कर है। ये सब किसके हैं भाई? तो मोहिनीअट्टम के हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2023 में जो अनुसूचित खेल का जो आयोजन करवाया गया है ना, तो इसमें टॉप स्थान पे कौन रहा? भाई सिर्फ मैं टॉप नहीं बताया था, टॉप मैंने मेल के दृष्टिकोण से और फीमेल के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बता दिया था मेरे भाई मेरे बंधु, है ना, कि भाई पुरुष के दृष्टिकोण से भी उड़ीसा टॉप पे रहा और महिला के दृष्टिकोण से भी उड़ीसा टॉप पे रहा, और उड़ीसा मेजबान भी है ना, तो उड़ीसा का बल्ले बल्ले है, पटनायक साहब का बल्ले बल्ले है, तो यहाँ पे आपका उड़ीसा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, उड़ीसा जो है मेल में भी और फीमेल एथलीट में भी टॉप रैंक में रहे थे। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में कराया गया। उड़ीसा राज्य तथा भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय का संयुक्त पहल थे। इसमें जो है 26 राज्य के जो है एथलीट भाग लिए थे, जिसमें 5000 से अधिक एथलीट जो है जमावड़ा शामिल हुआ था। इसके अलावा तीजन बाई का संबंध किस स्टेट से है? तो ये छत्तीसगढ़ का ऑब्वियसली है ना। तीजन बाई पंडवानी के सबसे मशहूर कलाकारों में से थी। तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री दिया गया, 2003 में पद्म भूषण दिया गया, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, 1995 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संगीत नाटक अकादमी में मिला है तीजन बाई मैडम को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की वर्तमान करंट वाला अगर अवार्ड की बात कर ले तो 3 आदमी को दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2023 में छत्तीसगढ़ से 3 पद्मश्री आए। ये कौन कौन से आए? खास करके आर्ट के क्षेत्र में बता रहा हूँ, खाली आर्ट में, ठीक है, खाली आर्ट में 3 आए। तो कौन कौन आए भाई? एक उषा बारले आए। उषा बारले किससे भाई? पंडवानी से। अजय सिंह आए कि क्या है भाई? तो गोंड जनजाति की जो ट्राइबल पारंपरिक कला है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। और आपका एक डुमार सिंह कुंवर आए नाचा नृत्य के लिए। अब छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो राउत नाचा होता है, राउत नाचा पंडवानी, सैला, कर्मा, बस्तर, दशहरा, इसके अलावा आपका सिरपुर महोत्सव, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ में होंगे। छत्तीसगढ़ में आपको रथ यात्रा भी निकाला जाता है, जिस प्रकार से उड़ीसा में निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही दोनों जगह निकाले जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ही आपका चित्रकूट जलप्रपात है जो इंडिया का न्यागरा कहलाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ही आपका कोरवा कोयला खान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बैला डीला है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये भैया छत्तीसगढ़ की कुछ कहानी, तो इसे ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वर्तमान में, है ना, तो छत्तीसगढ़ के सीएम जो है छत्तीसगढ़ के ही, हाँ छत्तीसगढ़ के ही है। तो वर्तमान में एक लड़की की जो है वीडियो काफ़ी ट्रेंड में है, वायरल हो रही है। एक लड़की जो है वहाँ के स्थानीय भाषा में बोलते हैं मोर एक अर्ज है, दद्दा या कक्का बोलते हैं, मोर एक मांग है कक्का, ये वाला आपने देखे ही होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, और उनकी भाषा कितनी मतलब प्यारी है ना। इसके अलावा पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया? तो 2016-17 में करा गया। बहुत अच्छा बोलते हैं, मो एक मांग है कक्का, हाँ बोलो, और वो सीएम को भी हंसी आ जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के समय शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो ये भैया आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वला जो है एलपीजी वाला से है, और आपका जो है जो जनधन है बैंकिंग सेवा से है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में कितने 6 लगाए भाई? 1 ओवर में तो 6 छक्का सभी ने लगाए हैं, युवराज सिंह भी लगाए हैं और भी कई विदेशी खिलाड़ी लगाए हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 को छक्का लगाया। कौन से मैच में लगाया? मैंने स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए देखे होंगे, है ना। ये आपका जो है 7 छक्का लगा दिए थे 1 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने, है ना। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ ही कर सकता है भाई, तो ये आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ये ए लिस्ट वाले क्रिकेटर में, अब ऐसे नहीं कि इंग्लैंड के खिलाफ लगा दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के पुरुष वर्ग के लोग कौन सा नृत्य करता है जिसमें गृहिणी पशु पक्षियों से संबंधित, यानी डेली कल्चरल से अगर संबंधित प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका छऊ हो जाएगा जी। छऊ जो है अपनी परंपरा को उजागर करते हैं, जिसमें आपका मुखौटा वगैरह पेड़ पशु पक्षी मतलब पक्षियों का जो है वो भी आपका लगाया जाता है ना। लेकिन एक ही ऐसा छऊ है जहां पे मुखौटा नहीं लगता है, वो आपका उड़ीसा का छऊ है, यानी मयूरभंज का छऊ है। तो इसमें बताएंगे कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का, या छऊ था क्या, है ना, या फिर छऊ था तो ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। इसके अलावा छऊ 3 जगह होता है, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया उत्तर आपका जो है ममता जी का घर
कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज का 6 नवीन पटनायक साहब का स्थान कहाँ पे, उड़ीसा, है ना। तो ध्यान रखेंगे मयूरभंज के 6 में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। 2001 में भारत रत्न किसे मिला? एक बच्चे बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, तो दोनों बात सेम है। तो एगो में आंसर होगा 2001, एगो में आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां या लता मंगेशकर, तो दोनों में से कोई भी आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में दोनों को मिला है, लता मंगेशकर मैडम को और बिस्मिल्लाह खां साहब को, ठीक है। इसके अलावा मैक्रो फाइनेंस कंपनी का कार्य सब दिन पीछा न छोड़ियो, है ना, वो गीत है ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, इस प्रकार से। तो ये मैक्रो फाइनेंस कंपनी का जो कार्य है क्या है भाई, कम आय वाले परिवार को लोन मुहैया कराना। मैक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है मैक्रो फाइनेंस कंपनी की, तो आरबीआई देखरेख करते हैं। मैक्रो फाइनेंस में जैसे एओ मैक्रो फाइनेंस है, इंकुटांस है, इस प्रकार से कई सारे मैक्रो फाइनेंस है, बंधन है ना, जो आपको लोन मुहैया कराता है ना। जो जिस परिवार की आय जो है 3 लाख रुपए से वार्षिक आय कम हो, ऐसा नियम बनाया गया, उनको हजर मैक्रो फाइनेंस कंपनी से लाभ मिल जाती है। और मैंने यूनिस खान साहब को जो है, मोहम्मद यूनिस माफ कीजिएगा, जो बांग्लादेश के हैं, उनको रिलेट किया था मैक्रो फाइनेंस वाली क्वेश्चन से, आपको याद होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उनके फाउंडर भी मोहम्मद यूनिस ही है और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी है, जाने माने हस्ती है। प्रेटेंड का सिनोनिम, प्रेटेंड माने क्या होता है, दिखावा करना। प्रेटेंड माने क्या होता है, दिखावा करना होता है ना, मतलब करने से ज्यादा दिखाने में भरोसा करना, है ना। जैसे आपने छपरी लोगों को देखा होगा, है ना, मतलब क्या होता है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो है एकदम सत्य बात है कि जो मान लीजिए दिल्ली बम्बई पंजाब से कोई बच्चे आए, बहुत सारे भाई प्रॉब्लम में भी जाते हैं और बहुत सारे शौक से भी निकल लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं से आए ऐसे बाहर से, है ना, चाय की टपरी पे गांव में बैठेंगे और चाय पियेंगे, 500 की नोट निकालेंगे। अब इस भाई साहब की जो बेल्ट है ना, यहाँ तक झूलता रहता है बेल्ट, है ना। तो ये छपरी स्टाइल जो है ना, प्रिटेंड है, ये सब दिखावा है, दिखावा करना है ना। इसके अलावा चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है, बचकाना काम होता है जी, बचकाना काम मतलब आसान कार्य होता है। इसके लिए एक और होता है आपका इडियम, केक वॉक होता है। केक वॉक मतलब भी होता है आसान कार्य, है ना। केक वॉक मतलब आसान कार्य होता है, केक वॉक मतलब आसान कार्य होता है। एक आपका एलाइन का पूछा है, एलाइन का सिनोनिम पूछा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक आपसे पारादीप बंदरगाह पूछ लिया, ओडिशा में है। प्रथम शिफ्ट में आपका जो विशाखापत्तनम पूछा था, तो वहीं पे मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों बंदरगाह पूरा रिलेट कर दिया था। तो पारादीप का अगर पश्चिमी पूर्वी में पूछा होगा तो पूर्वी हो जाएगा, उड़ीसा में है। इसके अलावा आईटी नेनररी का ओडब्ल्यूएस पूछा है। अब ये क्या होता है, अगर आप ट्रेन का टिकट खरीदेंगे ना तो उस पर टिकटें लिखा रहता है, ठीक है, TICKET टिकट, है ना। लेकिन अगर आप प्लेन का टिकट कभी खरीदेंगे ना तो उसके पीछे में जो आप अभी आजकल जो है बोर्डिंग पास बनता है ना, बोर्डिंग पास, है ना, बोर्डिंग पास, तो उस बोर्डिंग पास पे आपके पीछे में लिखा रहेगा ITINERARY एटिनरी। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा यात्रा वृत्तांत यानी टिकट साधारण भाषा में जिसपे, है ना, आपकी शुरुआती लोकेशन और डेस्टिनेशन का नाम अंकित हो। तो ऐसे वन वर्ड सॉल्यूशन में आपका आइटिनरी पूछ दिया गया है। इसके अलावा नोट टू फिट फॉर ईटिंग, जो खाने योग्य नहीं हो, ये तो आप जानते ही है। इसके अलावा जो पीने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल। क्या कहते हैं, पोर्टेबल, पोर्टेबल, है ना। आपने पोर्टेबल वाटर, है ना। इसके अलावा एक इडिबल होता है, इडिबल, इडिबल, इडिबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य कोई भी चीज। जैसे आपने जो आयल होता है, जब आपने कंटेनर देखा होगा, अगर आपका घर शहर में है तो आयल का कंटेनर होता है जिसमें सरसों का तेल वगैरह जो है लाद के, है ना, ट्रक पे ले जाया जाता है। तो इसमें जो है आपको लिखा रहता है भैया क्या है, तो LPG है, क्या है, तो आपका जो है इडिबल आयल है, इस प्रकार से आपको लिखा रहता है। ये ट्रक है भाई, मैं बनाया हूं। इसके अलावा अमृता प्रीतम की कौन सी रचना है, ऑप्शन में पिंजर दिया गया था, तो यही राइट आंसर है, रिपीट किया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये PDF आपको टेलीग्राम हमारे पेड ग्रुप में भी मिलेगा। और दोस्तों मैं जल्दी आपको SSC GD या फिर दिल्ली पुलिस के लिए क्लास लेकर के आऊंगा, तो जुड़िएगा जरूर। और वही सिस्टम रहेगा व्हाट्सएप वाली, जो मात्र आपको 25 रुपए के अंदर ही PDF प्रोवाइड कराऊंगा मैं सारे, और उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा जैसे आपको MTS में पढ़ाया हूं। मेरा एक ही कहना है कि जिस हिसाब से आप मुझे एनालिसिस के समय पसंद करने लगते हैं, उसी समय से अगर आप मुझे आम दिनों में, यानी जब फसल का मौसम नहीं हो, जब एग्जाम का समय नहीं हो, उस समय अगर पसंद करो ना तो एग्जाम में बात ही कुछ और हो जाए। बस यही जगह बनाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं, है ना। बाद बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।